हेलो गुड इवनिंग गाइस। एक बार हम अपना लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ने स्टार्ट किए थे। उनमें से जो सबसे पहले हमने फंक्शन पढ़ा था वो फंक्शन था हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की हमने देखा था कि हम पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, 1 1 ऑन टू, इन सब पे हमने बात करी थी। जो सेकंड फंक्शन था हमारा वो रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है उसको हम रैशनल फंक्शन से देखते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करते हैं। उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन रेंज देखी थी। उसके बाद हम अपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे जैसे साइन और कोस। हमने यहाँ ये देखा था सबसे बड़ा चेंज कि रियल के अंदर साइन और कोस के हम ग्राफ बना सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर हम साइन जेड कोस जेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ नहीं बना सकते। सेकंड मेजर चेंज हमने ये देखा था कि जो परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल के अंदर वो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद हमने कुछ हमारे हाइपरबोलिक फंक्शंस देखे थे, उनकी डोमेन रेंज देखी थी। अब जिसमें से ऑलमोस्ट हमारे सारे फंक्शंस के बारे में कल हमने देख लिया था, उसी में से आखिरी हमारा एक फंक्शन रहता है, वो फंक्शन है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी हमारा फंक्शन होगा w = log z। ये फंक्शन होगा। इस फंक्शन के बारे में बात की जाए, ये फंक्शन रियल के कंपैरिजन काफ़ी चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स में। लॉग फंक्शन जो है रियल के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो कैसे? अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, रियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रियल के अंदर जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो r से लेके 0 ओपन इंटरवल 0 to ∞ तक जाता है। और ये जो है ये 1 1 है, एंड ऑन टू फंक्शन है रियल में। ex जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है। अगर 1 1 एंड ऑन टू है तभी हम इन्वर्स की बात की जाती है, यानी कि जो रियल में हम log x फंक्शन डिफाइन करते हैं वो ओपन 0 ∞, रियल के अंदर जो हम log x डिफ़ाइन करते हैं वो ओपन 0 to ∞ से लेकर r पे डिफ़ाइन करते हैं। और जो ex का ग्राफ था वो हमने देखा था कुछ ऐसे। log फंक्शन जो है वो ओपन इंटरवल 0 ∞ से लेके r पे डिफ़ाइन करते हैं ना। वो क्यों करते हैं, वो क्यों डिफ़ाइन करते हैं कि जो ये ex था वो एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन था। अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा। अगर फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका इन्वर्स डिफ़ाइन कर दिया। उसका जो इन्वर्स था कि बट अगर कॉम्प्लेक्स में बात की जाए कि जो मेरा ez फंक्शन जो हमने कल पढ़ा था, ez फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पढ़ा था, इसकी जो हमने डोमेन और रेंज डिफ़ाइन करी थी वो c से लेके c पे डिफ़ाइन करी थी, c एक्सेप्ट 0। जब कल हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा तो वो हमने c से लेके c एक्सेप्ट 0 तक डिफ़ाइन किया था। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑन टू फंक्शन है, बट 1 1 नहीं है। ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो w = log z की डायरेक्ट बात नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते क्योंकि log z इन्वर्स फंक्शन डिफ़ाइन करता है। तो पहले इसको 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा डायरेक्टली तो ये नहीं दिख रहा ना कि ऑन टू है, 1 1 नहीं है। इसलिए log z डायरेक्टली डिफ़ाइन नहीं कर सकते ना, तो क्या करते हैं, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखें ez, तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन था।
पीरियोडिक होने के कारण ये 1 1 नहीं रहा। अगर बात की जाए EZ, जो ये पीरियोडिक, ये जो EZ फंक्शन था ये किसके कारण पीरियोडिक बना था? y के कारण। देखो कल हमने जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था तो ये पीरियोडिक फंक्शन बना था मेरा y के कारण। ये रहा जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे कल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कोस y और साइन y जो थे ये मेरे पीरियोडिक फंक्शन थे विद पीरियड 2π। तो जो मेरा एक्सपोनेंशियल e⁻z वाला फंक्शन था वो y के कारण पीरियोडिक बना था, क्योंकि y में चेंज हुआ था कि जैसे y में हम 2π आइटा का मल्टीपल चेंज करते रहे, वैल्यू रिपीट होती रही, तो क्यों ना हम EZ को हम 1 1 फंक्शन बना लें। जो हमारा EZ फंक्शन है क्यों ना हम इसको 1 1 बना लें। जैसे EZ के लिए अगर डोमेन को इसको 1 1 बनाना है तो क्यों ना मैं इसकी डोमेन को छोटा कर दें कि ऐसी डोमेन उठा ले जिसके अंदर EZ जो है, ये जो फंक्शन है EZ, ये 1 1 फंक्शन की तरह काम करे, तभी इन्वर्स फंक्शन की बात की जा सकती है। क्योंकि हमें पता है कि EZ जो है वो y के कारण पीरियोडिक हो रहा है, क्यों ना इसको छोटा कर दिया जाए कि अगर EZ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन ये डिफ़ाइन कर दूं मैं, कि अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो ये डिफ़ाइन कर दूं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजनरी पार्ट ऑफ z, इमेजनरी पार्ट ऑफ z -π से लेकर π के बीच में है। क्योंकि अगर EZ को देखें तो ये 2π आइटा इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करेगा, यानी कि 0 पे खड़े हैं, और 2π आइटा के बाद यानी कि 0 पे खड़े हैं, जो इस लाइन पे वैल्यू है, वैल्यू आएगी, वही 2π आइटा के बाद वैल्यू आएगी, ये 2π आइटा है। और बाद में देखें यही वैल्यू 4π आइटा पे आएगी। नीचे से देखें तो -2π आइटा पे वैल्यू मिलेगी सेम, और ऐसे ही -4π आइटा पे मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से जो मर्जी वैल्यू उठा लें, यहाँ से जो मर्जी वैल्यू उठा के EZ में पुट कर दें तो ये सारी वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। तो हमने क्या किया, डोमेन को छोटा किया, चाहे यहाँ से उठा लो आप वैल्यू, यहाँ से भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो डोमेन को छोटा कर दिया। इस तरीके से डोमेन के लिए हमने इमेजिनरी पार्ट जो है y वेरी कर रहा है, देखो जो इमेजिनरी पार्ट है मेरा वो y वेरी कर रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट को -π और π के बीच में उठा लिया। इसके अंदर जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 की तरह बिहेव करेगा ना। इस डोमेन में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है -π और π के बीच में 1 1 की तरह बिहेव करेगा ना इस डोमेन में। तो हमने डोमेन EZ की छोटी कर दी और यहाँ से लेकर ये डिफ़ाइन किया, क्या डिफ़ाइन करी, -π to π, और यहाँ पे आ जाएगा C एक्सेप्ट 0। तो जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया वो ये डिफ़ाइन किया EZ वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट -π से लेके इमेजनरी पार्ट ऑफ Z -π से लेके π के बीच में, और क्या है C एक्सेप्ट 0। हमने एक्सपोनेंशियल
फंक्शन की जो डोमेन थी उसको हमने छोटा कर दिया और 1 फंक्शन की तरह अब ये बिहेव करेगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस रेंज में -π to π की रेंज में 1 है, ऑन टू है। इस डोमेन के लिए -π to π के लिए c एक्सेप्ट 0। इस डोमेन के लिए ez फंक्शन 1 है एंड ऑन टू है, तो हम इसके इन्वर्स की, जब हमारा फंक्शन 1 एंड ऑन टू होता है तो इन्वर्टिबल होता है। अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स की बात की जा सकती है। तो फिर यहाँ पे तो इस डोमेन में इसका इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है। अब मन में बात आएगी कि यही हमने इसी रेंज में क्यों, मतलब इसकी जो डोमेन है वो यही क्यों ली, और अगर कोई और डोमेन उठा ले, जैसे हम ये डोमेन उठा ले कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, पाई इमेजनरी पार्ट ऑफ z पाई से लेके 3π, अगर मैं डोमेन ये ले लूँ, सो दैट क्या हुआ कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ z पाई से लेकर जो है वो हमारा अब 3π तक है। मतलब पहले -π से π के बीच में था, अब π से लेके 3π तक है। π से लेके 3π तक हमने डोमेन लिया। अब अगर मैं ये वाले डोमेन लूँ π से 3π, तो इस डोमेन के अंदर भी तो ez फंक्शन जो है वो मेरा 1 है, इस डोमेन के अंदर भी। यानी कि हम इन जनरल ऐसे डोमेन उठा लें, मतलब डोमेन छोटे करके उठा लें, तो उसके अंदर ez को एज ए 1 एंड ऑन टू फंक्शन की तरह ट्रीट किया जा सकता है ना। तो वो कुछ ब्रांचेस वाला काम नहीं आ रहा है यहाँ पे, कि जैसे आर्ग्यूमेंट में पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट एक शीट के ऊपर फंक्शन है, बट इकट्ठा देखा जाए तो वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन की तरह काम करता है। उसी तरह से ez काम कर रहा है। ez को हमने क्या किया, इसके डोमेन को छोटा कर लिया हमने, मतलब डोमेन को छोटा करके उसके ऊपर 1 की बात कर ली। अगर ez के लिए इस डोमेन के ऊपर 1 एंड ऑन टू है, -π to π, इस डोमेन के लिए अगर मेरा ez फंक्शन जो है वो 1 एंड ऑन टू है, तो फिर अब हम यहाँ इन्वर्स की बात कर सकते हैं ना। जैसे log z के लिए बात की जाए आगे, तो log z तो वो इन ब्रांचेस के ऊपर की जाएगी, सेपरेटली एक ब्रांच के ऊपर की जाएगी, कि एक ब्रांच को अगर देखा जाए तो वहाँ पर इसको एज ए फंक्शन ट्रीट किया जा सकता है। तो फिर अब log z कैसे डिफाइन हो जाता है, ये प्रॉपर तरीके से करना हो कि अगर ये इन्वर्टिबल है, कि कहाँ गया w = log z जो हमारा फंक्शन था, ये अगर ये इन्वर्टिबल है तो z क्या आ जाएगा, अगर ये इन्वर्टिबल है तो z क्या आ जाएगा, तो जो हमारा z है, z आ जाएगा EW, z हमारा EW आ जाएगा। और हम w को क्या लिखते हैं, w को हम u + i लिखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ e⁻u + i⁻v, मतलब मैंने यहाँ w की वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं z की पोलर फॉर्म लिखूँ तो z की पोलर फॉर्म क्या आएगी, r e⁻i⁻θ। r मेरा क्या था, ओरिजिन से उस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस था। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम उसको निकाल सकते हैं। थीटा मेरा क्या था, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड को जो एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं। तो कंपैरिजन करें अब इन दोनों में, तो r किसके इक्वल आएगा, r आ जाएगा, r इक्वल है e⁻u, और v हमारा क्या बनेगा, v आ जाएगा θ + 2nπ, v ये बन जाएगा। सो
u की वैल्यू क्या आई, यहाँ से नेचुरल लॉग, u क्या आया यहाँ से, u आ गया नेचुरल लॉग ऑफ r, नेचुरल लॉग ऑफ r आ गई u की वैल्यू। और v हमारा क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्योंकि जो थीटा है, थीटा क्या था, वो z का आर्ग्यूमेंट था ना, वही मतलब दैट मीन जो हमारा log z फंक्शन है वो फिर कैसे डिफाइन है, इसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो क्या है कि अभी हमने देखा था कि जो w है वो मेरा एक log z फंक्शन था और w को हम क्या लिखते हैं, u प्लस आइटा v, तो log z जो आया वो मेरा नेचुरल log ऑफ मॉड z प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ऐसे डिफाइन करते हैं log z फंक्शन हमारा। log z फंक्शन जो है वो हमारा ऐसे हो जाता है अब कि जो log फंक्शन है वो रियल के कंपैरिजन काफ़ी चेंज हो गया, कि रियल में तो सिंपली वैल्यू निकाल देते थे, यहाँ पर log z का मीनिंग क्या होगा, नेचुरल log ऑफ z प्लस आइटा, नेचुरल log ऑफ z का मोड प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब इतना समझ आया सबको कि log z को कैसे सॉल्व करना है, मतलब log फंक्शन के अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो हमारा ये log z है, सो इस वाले log को जैसे हमने आर्ग्यूमेंट में देखा था कि मोड में अगर आर्ग्यूमेंट लिखा हो तो जनरल आर्ग्यूमेंट, तो अगर मोड में log z लिखा हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो जाता है जनरल log और ये है हमारा नेचुरल log। कॉम्प्लेक्स में कैपिटल log, अगर कॉम्प्लेक्स में अगर कैपिटल log लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल log, जिसकी डोमेन क्या होगी, प्रिंसिपल log की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट ज़ीरो से लेकर c एक्सेप्ट ज़ीरो से लेकर कहाँ तक जाएगी, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस पाई इमेजनरी पार्ट ऑफ z माइनस पाई टू पाई। जो प्रिंसिपल log की डोमेन है वो माइनस पाई टू पाई पे c एक्सेप्ट ज़ीरो से लेकर माइनस पाई टू पाई तक डिफाइन होगी और प्रिंसिपल log की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेचुरल log ऑफ z मोड z प्लस में आइटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये है मेरा नेचुरल log और ये है मेरा प्रिंसिपल log, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इतना समझ आया सबको। जैसे सिंपली मैं बोलूं कि log 1 की वैल्यू क्या होगी, अब आपको पता है कि रियल के अंदर log 1 जो है वो मेरा 0 होता है, इन रियल log 1 कितना होता है, 0 होता है, बट कॉम्प्लेक्स में अब यहाँ चेंज हो जाएगा log 1 का। log 1 का क्या मतलब है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप, नेचुरल log ऑफ 1 प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1। दैट मीन log 1 का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर नेचुरल log ऑफ 1 प्लस में आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1। तो ये क्या आएगा, नेचुरल log हमारा 0
प्लस में आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 क्या होगा, सो दैट मीन वो कितना हो जाएगा, वो आएगा आइटा 0 प्लस में 2n पाई, तो log 1 क्या आ गया मेरा, वो आ गया 2n पाई आइटा। तो log 1 जो है वो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। इन केस ऑफ रियल log 1 जो है वो मेरा 0 होता है। मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स में log फंक्शन पूरी तरह से बिहेव चेंज कर देता है रियल वालों से। इन केस आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर का भी log निकाल सकते हो। अगर यहीं पे ये होता से log -3 होता तो क्या होगा, ये भी निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। अब log -3 का मतलब क्या है, नेचुरल log ऑफ -3 का मोड प्लस में आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ -3, तो ये क्या आएगा, प्लस में आइटा आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 कितना आ जाएगा, पाई प्लस में 2n पाई, ये आ जाएगा। और अगर इसी की जगह प्रिंसिपल log लिखा होता तो क्या करना था, यहाँ पर प्रिंसिपल, अगर ये जैसे जनरल log लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल log आता तो इस फॉर्मूले में क्या आ जाता, जैसे प्रिंसिपल log है तो यहाँ पे आगे वाला पोर्शन मेरा सेम रहेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीछे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। जैसे प्रिंसिपल log पे क्वेश्चन करें, प्रिंसिपल log ऑफ 1 प्लस आइटा, अगर सिंपली ये लिखा हो तो इसका प्रिंसिपल log ऑफ 1 प्लस आइटा क्या आएगा, नेचुरल log मोड में 1 प्लस आइटा प्लस में आइटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आइटा, तो ये कितना आएगा, अब आप कैलकुलेट करो। ये आ जाएगा ln√2 प्लस में आइटा पाई बाई 4। ये क्या है मेरा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सॉरी, प्रिंसिपल log, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि log आइटा की पावर आइटा, तो पावर आगे आ जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, आइटा log आइटा। अब आप इसको आगे सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा, आइटा 0 प्लस आइटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, और जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। एक और ट्राई कर लो आप, प्रिंसिपल, अगर ये आ जाए प्रिंसिपल log 1 प्लस आइटा की पावर 10, इसको सॉल्व करो क्या आएगा। अगर ये लिखा हो log 1 प्लस आइटा की पावर 10 तो क्या होता है इसमें, तो प्रिंसिपल log ऑफ 1 प्लस आइटा क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो ये कितना बनेगा, 10 log ऑफ 1 प्लस आइटा। अब आप इसको सॉल्व करो। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उनमें हमने प्रिंसिपल log, जनरल log, इन सब को आर्ग्यूमेंट्स वगैरह निकालने सब सीखे हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा, 10 √2 प्लस आइटा पाई बाई 4। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 नेचुरल log √2 प्लस में आइटा 5 पाई बाई 2। क्या ये आपका आंसर आ गया, क्या ये आंसर सही है आपका।
इसमें एक कमी है, बताओ क्या कमी है। आपका जो ये आंसर आया है, ये आंसर आपका माइनस पाई और पाई के बीच में लाई नहीं करता। तो अब आपको यहाँ एक ऐसा एडजस्टिंग फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो माइनस पाई पाई के बीच में आ जाए। तो अब आप बताओ कि इसके अंदर जो एडजस्टिंग फैक्टर है वो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा ना, -2 पाई का फैक्टर, तो वो क्या आ जाएगा 5 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस में आयटा 5 पाई बाई 2 -2 पाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस में आयटा पाई बाई 2। अब आप देखोगे कि जो आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है। आपने यहाँ एडजस्टिंग फैक्टर 2 पाई का फैक्टर जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है। याद रखना कि जो जनरल लॉग है वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और जो प्रिंसिपल लॉग है वो मेरा एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ हमारे जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हमने देखे, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमने रैशनल फंक्शन देखे, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हमने देखे हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शन के बाद हमारा लास्ट एक फंक्शन रहता था लॉगरिथमिक फंक्शन, उसको आज हमने देख लिया। यहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। उन सबको पढ़ने के लिए हम अपना थोड़ा सा बेसिक टोपोलॉजी का पार्ट करेंगे, वो हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।